नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ मेंस जीएस मार्क टेस्ट का ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले इस सीरीज के 2 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए और वहां पर आपको जीएस मार्क टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस मॉक टेस्ट में हम कुल 25 प्रश्नों को देखते हैं और ये 25 प्रश्न जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को समाहित करते हैं। इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 के लिए हमने संपूर्ण क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज। तो एक संपूर्णता में ठीक प्रकार से मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए ये क्रैश कोर्स हमने बनाया है और बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस आप लोगों की तरफ से हमें मिला भी है। तो अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आरओ एआरओ मेंस लिख करके इस नंबर 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें या 10 से 6 के बीच में आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। इसी के साथ लोअर पीसीएस के लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज संचालित है, उससे भी जुड़ने के लिए आप इसी नंबर पे लोअर पीसीएस लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न पर हम आते हैं। तो पहला प्रश्न हम एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री का पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ गया है। साथ में पढ़ते हुए इसको हल करते हुए चलिए और अंत में कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को बताइएगा, आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। 25 प्रश्न हैं तो 25 अंक हैं। एक सही करने पे 1 नंबर मिलेगा और एक गलत करने पे 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। इसी गणित से जोड़ करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है पहला कथन? एहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिनी द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। और दूसरा, हर्षवर्धन ने 3 नाटक नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की रचना की थी। अब ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से क्या सही है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2। ठीक है, तो सी इसका उत्तर है। एहोल जो है ये कर्नाटक के बीजापुर में स्थित प्राचीन स्थल है। इसे एहोड़ और आहीहोल के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर जो है अभिलेख की प्राप्ति हुई। ये संस्कृत काव्य परंपरा में लिखा गया है और इसके जो रचयिता हैं वो रवि कीर्ति हैं। इस अभिलेख में पुलकेशिनी द्वितीय की विजयों का वर्णन किया गया है और इसी में जिक्र है कि पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। हर्ष का दरबारी कवि जो था वो बाणभट्ट था और इसने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। चीनी यात्री वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत में आए थे और हर्षवर्धन ने 3 नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की थी। तो कुल मिलाकर के इतना डिटेल में एक एक वाक्य पढ़ने का आशय केवल एक ही था कि व्याख्या के माध्यम से आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा फैक्ट्स को हम एक ही जगह आपके लिए इकट्ठा करके लाते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है कथन? इसने राज दरबार में सिजदा एवं पेबोस प्रथा का प्रारंभ किया था। यह कुतुबुद्दीन का दास था। बलबन ने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। तो बताना यह है कि कौन से या सा
कथन सत्य है या हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला कथन तो सही है, इसने राज दरबार में सिजदा और पेबोस प्रथा का प्रारंभ किया था और बलबन ने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया था निश्चित रूप से। लेकिन ये कुतुबुद्दीन का दास नहीं था, ये इल्तुतमिश का दास था, और इसलिए 2 अगर नहीं होगा तो हमारा उत्तर होगा 1 और 3, और इसलिए सी हमारा उत्तर है। आइए देखें, तो यहाँ पर पूरी बात जो है लिखी गई है। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर आप देखें, सिजदा यानी दंडवत हो जाना, सामने सुल्तान बैठा है उसके सिंहासन के सामने, और पाबोस इसमें कदम चूमना होता है, तो सुल्तान का कदम जो है अपने होठों से चूमना है। ठीक है, अब हम आ गए तीसरे प्रश्न पे, और ये कला और संस्कृति के हिस्से से प्रश्न आ गया। किस लोक नृत्य में नर्तक या नर्तकी कदम तेजी से नहीं रखते बल्कि अपने पैरों को भूमि पर कोमलता और मृदुता के साथ रखते हैं? ओडिसी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कथकली। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो तीसरे का हमारा उत्तर है सी, मणिपुरी। ठीक है, तो व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। मणिपुरी नृत्य में तांडव और लास्य का समावेशन है, और इस नृत्य में संपूर्ण शरीर का उपयोग एक निश्चित रास को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है, और मणिपुरी गायन की शास्त्रीय शैली को नट कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें और भी आपको मिलेंगे प्रश्न से इतर भी। अगला प्रश्न आ गया आधुनिक भारतीय इतिहास से। टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला तो कथन ये है कि वह जैकोबिन क्लब का सदस्य था। दूसरा, उसने नई मुद्रा ढलवाई तथा नाप तौल की नई विधि अपनाई। टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात क्लाइव से श्रीरंगपट्टनम की संधि की। अब इसमें से बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य तो था ही, और उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था, और स्वयं को नागरिक टीपू भी कहा था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था निश्चित रूप से, तो ये सही है। दूसरा, उसने नई मुद्रा ढलवाई तथा नाप तौल की नई विधि अपनाई, तो ये भी सही है। ठीक है, केवल उसके धार्मिक दृष्टिकोण को छोड़ा जाए, जिससे कि आज भी काफ़ी नाराजगी रहती है कर्नाटक में एक बहुत बड़े वर्ग को, कि बहुत उसे दक्षिण का औरंगजेब कहा जाता है, कि वो दक्षिण का औरंगजेब था और जबरिया धर्मांतरण कराता था। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से वो साहसी था और काफ़ी अपने समकालीन शासकों से आगे था, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात क्लाइव से श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, ये गलत है। तो क्लाइव तो बहुत पहले की बात है, तो ये तो निश्चित रूप से गलत है। यहाँ जो है कार्नावालिस था, तो 1 और 2 सही है, और इसलिए चौथे का हमारा जो उत्तर है वो है ए। आइए अब व्याख्या देखें। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू के हार के पश्चात कार्नावालिस ने उसे 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई, और बहुत जबरदस्त इस संधि के द्वारा जो है टीपू सुल्तान की शक्ति को घटा दिया गया। ठीक है, और बाकी इसके बारे में जो भी बातें मैंने बताई यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए आंदोलन चलाया गया? तो ये जो है 4 संस्थाएं यहाँ पे दी गई हैं, अब पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है डी, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर दिया गया है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही नहीं है? पहला है 1908 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी।
भारत सेवक मंडल का उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था। तो कौन कौन से सही नहीं हैं ये पूछा जा रहा है। देखिए ये गलती जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है और इस पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही नहीं है। हो सकता है मैं पहली बार सही ही पढ़ दिया हूँ, नहीं दिखा ही ना हो, तो ऐसी गलती होती है। ऐसी गलती ना हो इसीलिए इस तरह की प्रैक्टिस हम करते हैं। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, तो ये 1 सही नहीं है क्योंकि ये 1905 में इसकी स्थापना की गई थी, 1908 में नहीं की गई थी। और दूसरा सही है, तो ए इसका हमारा उत्तर है। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न पे हम आ गए। स्पीड अगर आपको थोड़ा स्लो लगे तो यूट्यूब पे ही सिस्टम है, आप जो है स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब ये राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आ गया है हमारे स्क्रीन पे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। कुल 3 कथन दिए गए हैं। गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में अगले कदम के रूप में थी। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की। सरकार द्वारा मांगों पर कोई सकारात्मक उत्तर न मिलने के कारण कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी पर यह निर्णय छोड़ दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे को लेकर कब और कहां से शुरू किया जाएगा। तो कौन कौन से इसमें से कथन सही हैं ये पूछा जा रहा है और निश्चित रूप से ये सभी कथन सही हैं। तो नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट ने ये कहा कि हमें डोमेनियन स्टेटस दे दो, हमें अधिराज्य का दर्जा दे दो। उसके बाद सरकार ने ये भी नहीं सुना, तो ये तय हुआ कि सरकार को 1 साल का समय दे दो और अगर अधिराज्य की दर्जा नहीं मिलता है तो फिर हम पूर्ण स्वतंत्रता से नीचे कोई समझौता नहीं करेंगे। और लाहौर अधिवेशन में ये घोषणा की गई कि हम पूर्ण स्वतंत्रता ही अब कांग्रेस का लक्ष्य होगा और इसके बाद एक आंदोलन चलाना ही था। तो गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे अपनी की। ठीक है, तो आइए यहाँ व्याख्या में देखें ये 11 सूत्री मांगों में क्या क्या मांगे थी। निश्चित रूप से ऐसी मांगे थी जो उस समय तो अंग्रेज पूरा नहीं कर सकते थे और इसलिए गांधी जी आंदोलन चला सकते थे। कुल मिलाकर के मांगे इस प्रकार की थी कि जिसमें कोई समझौता हो ही ना पाए। पहले ही को देखिए, सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी करिए। भारत में अंग्रेजों के शासन का आधार ही सेना थी और सेना के व्यय में ही 50% की कटौती होगी, ऐसा नहीं। तो सी इसका उत्तर है। हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत विस्तार से इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। अब आ गए हम जो है अगले प्रश्न पे। मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणीय है? लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा अयस्क, बॉक्साइट। तो इसका उत्तर है सी, तांबा अयस्क। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मलाज खंड एशिया की सबसे बड़ी तांबा खदानें यहाँ मौजूद हैं और यहाँ देश से 70% तांबा निकलता है। ठीक है, और सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यहाँ उत्खनन का कार्य करती है। अगले प्रश्न पे हम आ गए। पार्सेल द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन है। पार्सेल द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित है। पार्सेल द्वीप समूह पर चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया द्वारा दावा किया जाता है। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करना है। पार्सेल द्वीप से संबंधित ये प्रश्न है और इसमें दोनों ही कथन गलत हैं और इसलिए डी हमारा उत्तर है। आइए थोड़ा व्याख्या के तरफ बढ़ें। तो पार्सेल द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर के उत्तर पश्चिम कोने में मौजूद है, जबकि स्प्रेटली द्वीप समूह दक्षिण
चीन सागर के दक्षिण पूर्व कोने में मौजूद है और यह द्वीप समूह चीन, ताइवान और वियतनाम के बीच एक विवादित क्षेत्र है। अब इससे जुड़ी हुई और नीचे कहानी लिखी गई है, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। हम आ गए अगले प्रश्न पे। तो महावेली गंगा एक नदी है। महावेली गंगा एक नदी है। कहाँ की ये नदी है, ये पूछा जा रहा है। बांग्लादेश की, भारत की, श्रीलंका की और नेपाल की। तो इसका उत्तर है सी, ये श्रीलंका की एक नदी है। ठीक है, तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 335 किलोमीटर और ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अब इंडियन पॉलिटी का प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपराष्ट्रपति से संबंधित कथन है 3। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। अब देखिए, इतने स्टेटमेंट दिए गए हैं। हालांकि ये सारे स्टेटमेंट आसान हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कठिन स्टेटमेंट दिए होते हैं, लेकिन उस कठिन स्टेटमेंट के पीछे बस एग्जामिनर आपसे एक फैक्ट जानना चाहता है और उसी तरह का फैक्ट यहाँ हम जानना आपसे ये चाहते हैं कि आपको ये पता है कि नहीं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं या मनोनीत भी भाग लेते हैं। इस पे आप क्लियर हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि 2 तो नहीं सही है, क्योंकि इसमें तो दोनों भाग लेते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। तो 2 अगर गलत है तो 1 और 3 ही सत्य होगा, तो 11 का हमारा उत्तर होगा ए। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या अर्हताएं हैं वो लिखा गया है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम 12वें प्रश्न पे आ गए। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और जब लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा। तो पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति ने तो कह दिया कि संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठेगी, और पता चला कि इसी बीच में घोषणा के बाद ही लोकसभा विघटित हो गई। तो क्या होगा। संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा, संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा और विधेयक व्यपगत हो जाएगा। क्या होगा ABCD में से। तो निश्चित रूप से संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। ठीक है, तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। हालांकि ये साधारण विधेयक पर ही होता है, संविधान संशोधन विधेयक पर कोई भी संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ गए। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार या अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 क्या है, ये पूछा जा रहा है, या इससे क्या किया गया। आम संसाधनों पर स्थानीय जनजातीय समुदायों को अधिक अधिकार देता है, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का अधिक हस्तांतरण करता है, 73वें संविधान संशोधन के उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार देता है। तो निश्चित रूप से यही सही है। पंचायतों के जो प्रावधान रहे वो 5वीं अनुसूची से जुड़े हुए जो अनुसूचित क्षेत्र थे वहाँ पर नहीं उसको सीधे सीधे लागू किया गया। तो बाद में जो है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 लागू किया गया और इसके माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों को भी पंचायती राज से जोड़ा गया। पूरा एक अलग सिस्टम बना करके, जो हम मतलब सामान्य जो भारत के क्षेत्र हैं वहाँ अलग व्यवस्था है, वहाँ पर तो 73वें संविधान संशोधन के जो प्रावधान है उसके तहत, लेकिन यहाँ पे ये पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार किया गया। ठीक है, तो सी इसका उत्तर था हमारा। तो पंचायतों के प्रावधान
अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम, पेशा अधिनियम इसे हम कहते हैं, 1996 कुछ संशोधनों और अपवादों को छोड़कर संविधान के 90वें भाग को संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अधिसूचित 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित करता है और वर्तमान में 10 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र मौजूद हैं। अब आ गए हम 14वें प्रश्न पे, और ये भी इंडियन पॉलिटी का ही प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य और राज्य के नीति के निदेशक तत्वों दोनों में स्थान मिला है? लोक संपत्ति की सुरक्षा, पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत के प्रति सम्मान, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। तो निश्चित रूप से पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और अभिवृद्धि, 14 का बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन मौलिक कर्तव्य के तहत। अगला प्रश्न, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुल 3 कथन पर विचार करना है। पहला, वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। साधारणतया उनकी टोकमाक डिजाइन होती है। वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य नहीं करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, केवल 2 व 3, उपयुक्त सभी। अभी इसका उत्तर बताना है, जल्दी से बताएं। तो केवल जो है इसमें से 2 ही सही है कि इसकी डिजाइन जो होती है ये टोकमाक होती है। आइए व्याख्या देखें। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी व स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं और इसलिए पहला कथन सत्य है। नाभिकीय संलयन क्रिया अधिक ताप पर कार्य करती है, तो इसे उष्मा नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। और नाभिकीय संलयन रिएक्टरों की डिजाइन टोकमाक होती है। अगले प्रश्न पे आ गए, 16वें पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? पहला, पृथ्वी की सतह से 161 किमी और 322 किमी के बीच की ऊंचाई को लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। लो अर्थ ऑर्बिट में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में मौसम निगरानी करने वाले उपग्रह और जासूसी उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। और भूतुल्यकालिक कक्षा जियोसाइनोक्रोनस ऑर्बिट में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। इसमें से असत्य बताना है और 16 का असत्य है बी। तो ये भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किए जाते हैं संचार उपग्रह, ना कि लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी पूरी व्याख्या लिखी हुई है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? मर्क्यूरिक सल्फाइड का उपयोग सिंदूर औषधि बनाने में किया जाता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड सर्जिकल उपकरणों को साफ करने के काम आता है। पारा को कोरोसिव सब्लिमेट नाम से जाना जाता है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः मरकरी का वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। ABCD में से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो 17 का कथन सी असत्य है। ठीक है, आइए व्याख्या देखें। तो मर्क्यूरी क्लोराइड को कोरोसिव सप्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न पे हम आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ट्राइनाट्रो ट्रालुइन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाट्रेटमीन, नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोक्लोरोफार्म। जल्दी से बताइए। निश्चित रूप से नाइट्रोक्लोरोफार्म ये विस्फोटक नहीं है। ये क्या है? तो ये निश्चेतक है, एनेस्थेसिया है। शल्य चिकित्सा किया जाता है, सर्जरी वगैरह, व्यक्ति को जो है बेहोश करके उसके काम ये आता है। बाकी जितने ऑप्शन थे वो सब विस्फोटक हैं। यहाँ पर उनकी व्याख्या लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे।
19वें प्रश्न पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, देश की जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को दिया गया है। 1961 में जनगणना विभाग का गठन किया गया था। केंद्रीय स्तर पर इस विभाग का शीर्ष अधिकारी जनगणना निदेशक कहलाता है। और पूछा जा रहा है कौन कौन से कथन इन तीनों में से सत्य हैं। तो देखिए, ये जो तीसरा कथन है, केंद्रीय स्तर पर इस विभाग का शीर्ष अधिकारी जनगणना निदेशक कहलाता है, ये गलत है। असल में ये जनगणना निदेशक नहीं कहलाता, ये महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कहलाता है। और दोनों जो है सही हैं। देश की जनगणना को जो है केंद्रीय सूची में रखा गया है, तो ये केंद्र का दायित्व है। हालांकि राज्य प्रशासनिक मदद देते हैं इस कार्य में। और 1961 में जनगणना विभाग का गठन किया गया था। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इसलिए 19 का हमारा उत्तर जो होगा वो होगा सी। वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई यहाँ पे लिखी हुई हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अगला, तारपोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? विशेष आर्थिक क्षेत्र, पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता, विदेशी मुद्रा बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेल की कीमतों का प्रभाव। और निश्चित रूप से 20 का उत्तर है पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता से तारपोर समिति जुड़ी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक मुख्य उद्देश्य क्या था? तो IAS 2015 में ये प्रश्न पूछा गया और उसके बाद बहुत बार ये रिपीट हुआ। जैसा कि आप भी जानते हैं, रिपीटेड प्रश्न भी खूब आते हैं। अब देखिए, पैरामीटर यूपी PCS का इस बार का पेपर मत बनाइएगा, उसमें तो काफ़ी अलग तरह का जो है पेपर बना था। सोशियोलॉजी से जो नेट का एग्जाम था उससे 2 प्रश्न उठा करके PCS में पूछे गए थे। तो अब तो वो तो एक अलग तरह का एग्जाम ही कंडक्ट हो गया, तो वो पैरामीटर मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकता है। रिपीटेड प्रश्न तो आते ही रहेंगे। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक क्या था? मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ वृद्धि, मानव कल्याण, तीव्रतर एवं अधिक समावेशी वृद्धि की ओर। खूब GDP दौड़ रही थी तो खूब भावनाएं भी दौड़ रही थी, तो यही था। अगला, निम्नलिखित में से किसे गुलेन बेकियन मानवता पुरस्कार के लिए चुना गया है? करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। तो बी इसका उत्तर है मलाला यूसुफजई। मानवता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें। तो इस पुरस्कार को कैलुस्टे गुलेन बेकियन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कब से शुरुआत हुआ? 1976 से शुरुआत हुआ। ठीक है। 1 मिलियन यूरो की राशि प्रदान की गई। ग्रेटा थनबर्ग जो काफ़ी चर्चा में रही, पिछले बार PCS में इनसे प्रश्न भी पूछा गया था। स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, हालांकि इनकी काफ़ी आलोचना भी होती है। और तो ये मानवता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य रहे। हम अगले प्रश्न पे आ गए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु कौन सा स्वदेशी ड्रोन विकसित किया गया है? ABCD नाम बताइए जल्दी से। इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और 23 का हमारा जो उत्तर है वो D है, उसका नाम है भारत। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था द्वारा भारतीय सेना हेतु भारत स्वदेशी ड्रोन विकसित किया गया है। इस ड्रोन की विशेषताएं नीचे लिखी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। तो 24वें प्रश्न पे हम आ गए। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? वेदर, मौसम जानकारी, मौसम, आकाश। ABCD। तो इसका नाम है मौसम। मौसम ऐप लॉन्च किया गया। इसे आप जा कर के गूगल प्ले स्टोर से या iStore से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, कौन सा देश परमाणु ऊर्जा संयंत्र को शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है? इराक, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। तो बहुत अधिक तरक्की करता जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी, और दुबई वगैरह
में तो पर्यटन के क्षेत्र में तो पूरा कितना आगे गया आप जानते ही हैं। तो 25 का हमारा उत्तर है सी। ठीक है, इसका डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, कुल कितने प्रश्नों को आपने अटेम्प्ट किया, कितना सही कितना गलत किया और फाइनल स्कोर कितना रहा आपका, वो हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।